अध्याय 9 अध्याय 2129 मेन का सपना। पूर्ण विराम 11 हा 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 उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम हा 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 उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम वाह हा 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 पूर्ण विराम। एक के बाद एक हंसी के शोर फूट पड़े जो ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के निवास में गूंज रहे थे। तेज आवाज ने सभी के कान के पर्दे हिला दिए, हॉल और उसके बाहर तक गूंज रहे थे। फिर भी किसी ने भी जिम्मेदार व्यक्ति को रोकने की हिम्मत नहीं की। वे कैसे रोक सकते थे जब यह उनका दिव्य रीजेंट खुद था जो इतनी दिल खोलकर हंस रहा था। मेन कोमचन की आंखों में अथाह आंसू थे और वह बिना रोक टोक हंस रहा था। उसे दिखावे की परवाह नहीं थी, उसे किसी दैवीय शासक से अपेक्षित शालीनता या सच्चे ईश्वर के प्रति श्रद्धा की परवाह नहीं थी। आज वह सब एक तरफ रख दिया गया था। आज वह एक संपूर्ण राज्य का शासक नहीं था, वही ईश्वरीय शक्ति का अवतार नहीं था। आज वह केवल एक पिता थे, एक ऐसा पिता जो अपने बेटे के लिए अत्यधिक गर्व और खुशी से भरा हुआ था। उनकी हंसी कच्ची, बेलगाम और भावनाओं से भरी हुई थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह इसलिए हंसे क्योंकि उनका बेटा, जो कभी खो गया था, अब वापस आ गया था और पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। वह इसलिए हंसे क्योंकि वह अपने दिल में उमड़ती खुशी को रोक नहीं पाए। उसके चारों ओर सेवक और पहरेदार एक दूसरे को देख रहे थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि मुस्कुराएं या गंभीर रहें। उन्होंने अपने स्वामी को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, फिर भी कोई भी उस गर्मजोशी को नकार नहीं सकता था जो कमरे में फैल रही थी, जो उसकी बेलगाम हंसी की आवाज से फैल रही थी। दिव्य रीजेंट, यह युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा और हैरानी से देखा क्योंकि मेन कोमचन अपनी बेकाबू हंसी जारी रखे हुए था। पूर्ण विराम क्या दिव्य रीजेंट? मेन कोमचन ने अचानक युनचे की ओर उंगली उठाए। उसका चेहरा एक अतिरंजित मुंह में बदल गया जो एक सच्चे भगवान के रूप में उसकी स्थिति के साथ हास्यास्पद रूप से टकरा रहा था। तुम पहले ही खुद को मेरा बेटा कह चुके हो, बस मुझे फिर से पिता कहो, इसमें इतना मुश्किल क्या है? वाह हा 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 हा। उसकी जोरदार हंसी फिर से शुरू हो गई, अनियंत्रित और पूरी तरह से जंगली। युनचे ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसका चेहरा अविश्वास और मनोरंजन के बीच उलझा हुआ था। क्या ये वास्तव में वही दिव्य शासक है जो पूरे राज्य में सम्मान और भय का पात्र है? उसने सोचा। उसके मन में अविश्वास की एक झलक उभरी। हाँ पिताजी। युनचे ने आखिरकार हार मान ली। शब्द उसके मुंह से उम्मीद से ज्यादा आसानी से निकल रहे थे। उसने पहले ही मेन कोमचन के बेटे की उपाधि का दावा कर लिया था, अब फिर से यह कहना अजीब तरह से स्वाभाविक लग रहा था। उद्धरण चिन्ह हाँ यही है। मेन कोमचन विजयी भाव से दहाड़ा, उसकी खुशी छलक रही थी। एक बार और आहा हा 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 हा। उसकी जंगली हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसकी तीव्रता से दीवारें हिल गईं। क्या कभी किसी ने भगवान पिता को इतना खुश देखा है? मेन जियानिक्सी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपने पिता को मनोरंजन और अविश्वास के मिश्रण के साथ देख रहा था। भले ही वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि एबिसल सम्राट के साथ निजी मुलाकात के दौरान क्या हुआ था, अपने पिता को इतना खुश देखकर उसे अप्रत्याशित गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसकी नज़र युनचे की ओर चली गई। लगता है भाई युआन को अपनी याददाश्त वापस मिल गई है, उसने मन ही मन सोचा। फिर भी यह विचार ज्यादा देर तक नहीं टिका। जो बीत गया सो बीत गया। जो कुछ भी हुआ उससे उसका संकल्प नहीं बदला। उसने पहले ही युनचे को अपने से ऊपर मान लिया था। ये फैसला उसकी माँ की गलतियों की समझ और सुधार करने के उसके अपने दृढ़ संकल्प से पैदा हुआ था। अगर युनचे ने वाकई अपनी याददाश्त वापस पाली है तो ऐसा ही हो। अब इससे कुछ नहीं बदला। 11 मेन कोमचन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हंसी इतनी परेशान करने वाली हो सकती है। हुआ फूचेन की आवाज कमरे में गूंज उठी। उसके स्वर में चंचल झुंझलाहट थी। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके अपने पुराने दोस्त को ऐसे देखा जिसमें झुंझलाहट और प्यार का मिश्रण था। मेन कोमचन अभी भी बेकाबू होकर हंस रहा था। उसने हाथ हिलाकर उसे खारिज कर दिया। क्या हुआ फूचेन, ईर्ष्यालु हो तुम, इस तरह नहीं हंस सकते। हा 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 पूर्ण विराम। हुआ फूचेन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम इस तरह से मेरे योग्य दामाद को डरा दोगे? मूर्ख, उसने जवाब दिया। उसके शब्दों के बावजूद उसकी आवाज नर्म पड़ गई। मेन कोमचन की बेकाबू खुशी देखकर उसे अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो गई। एक ऐसा समय जब वे जिम्मेदारियों से मुक्त थे, हंसने और सपने देखने के लिए स्वतंत्र थे, बिना पूरे साम्राज्य के बोझ के। योजक चिन्ह वो समय बहुत पहले चला गया था,
लेकिन इस संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसका एक टुकड़ा वापस आ गया हो। वाह हा हा हा। हुआ फूचेन की टिप्पणी पर मेन कोमचन की जोरदार हंसी और तेज हो गई। उसकी आवाज पूरे निवास में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। बड़े भाई यून, अब हम आखिरकार हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, है न? हुआ कैली की कोमल आवाज हंसी की आवाज को चीरती हुई आई। वह यूनचे के बगल में खड़ी थी, उसकी नाजुक आकृति शांत दृढ़ संकल्प की आभा से भरी हुई थी। उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थी, उसकी आंखों में झांक रही थी। इंतजार के सभी साल, दर्द और लालसा वे सब इसके लायक थे। सब कुछ इसके लायक था। यूनचे ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, उसकी आंखें अटूट प्रेम से भरी थीं। हाँ, उसने सरलता से उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर और ईमानदारी से भरी हुई थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, यूनचे आगे झुक गया और उनके होंठ एक दूसरे से किए गए वादे को सील करते हुए एक दूसरे से मिल गए। उनके बीच के जुनून और कोमलता ने कमरे को रोशन कर दिया, जिससे वहां मौजूद हर कोई पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। जबकि वे पहले ही डियान जियोजी और हुआ कैली के बीच सगाई को रद्द करने वाले एबिसल सम्राट के फरमान को सुन चुके थे, दोनों को इस तरह एक साथ देखना पूरी तरह से अलग मामला था। अटकलें एक बात थी, उनके प्यार को देखना पूरी तरह से अलग बात थी। आहम। हुआ फूचेन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना गला साफ किया और अजीब तरह से दूसरी तरफ देखने लगा। क्यों न हम सब बाहर चलें? हमें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस पुराने पत्थर के पेड़ पर आखिरकार कुछ फल उगाए हैं। उनके शब्द जानबूझकर कहे गए थे, जो जोड़े के अंतरंग पलों से सभी का ध्यान हटाने का एक छिपा हुआ प्रयास था। उन लहजे में हास्य का स्पर्श था, लेकिन उनके हाव भाव से एक पिता की कोमल चिंता झलक रही थी। अब जब सभी बाधाएं दूर हो गई थीं, हुआ फूचेन एक तरफ हटकर संतुष्ट था। अपनी बेटी और यूनचे को वह स्थान दे रहा था जिसके वे हकदार थे। उसने अब पूरे दिल से यूनचे को अपना भावी दामाद मान लिया था, अपना योग्य दामाद। इतना कि उसके मन में अगर कल कोई बच्चा भी आ जाए तो भी वह खुशी खुशी उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं सहमत हूँ, मेन कोमचन ने जोरदार हंसी के साथ घोषणा की। उसकी खुशी स्पष्ट थी। अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ उसने सभी को जाने का इशारा किया। बेहतर होगा कि युवाओं को खुद ही मामले को सुलझाने दिया जाए। एक एक करके बाकी लोग घर से जाने लगे। देवताओं ने, जो हमेशा मर्यादा का ध्यान रखते थे, आकाश में चढ़ते समय ध्वनिरोधी अवरोध बनाए ताकि जोड़े को अपनी निजता सुनिश्चित हो सके। अवरोधों की झिलमिलाती परतें पारदर्शी पर्दों की तरह लटकी हुई थी, जो चुपचाप उनके पीछे हटने का संकेत दे रही थी। जैसे ही उनमें से अंतिम व्यक्ति उड़ गया, एक समय में चहल पहल से भरा यह निवास स्थान शांत हो गया और पीछे केवल मेन कोमचन की हंसी की हल्की सी प्रतिध्वनि और आनंदमय वातावरण की गर्माहट रह गई। मुझे तुम्हारी याद आती है, हुआ कैली फुसफुसाए। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी क्योंकि उसके चुंबन अधिक उत्साही हो गए थे। उसके हाथ धीरे से उसके आंतरिक कपड़ों की तहों में फिसल गए। उसका स्पर्श कोमल था फिर भी लालसा से भरा था। कैली, यूनचे ने जवाब में बड़बड़ाया। उसकी आवाज धीमी और स्नेह से भरी हुई थी। उसके हाथ थोड़े कांपते हुए उसके हाथों की तरह थे, जैसे वे वर्षों के अलगाव और लालसा को पाटने की कोशिश कर रहे थे। घर के शांत एकांत में जोड़े ने अपने प्यार और जुनून को उमड़ने दिया। उनकी भावनाओं का बोझ आखिरकार मुक्त हो गया। कोमल, प्यार भरी आवाजें हवा में भर गईं, जो उनके द्वारा एक दूसरे से किए गए अनकहे वादों को अपने साथ ले गईं। लेखक ने 100,000 शब्द छोड़ने का निर्णय लिया है। जब यूनचे हुआ कैली को उसके लिए तैयार कमरे में ले गया तो उसकी आंखें प्यार से भर गईं। फिर भी उसने उन भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब वह उन्हें बाहर नहीं आने दे सकता। दुश्मन के इलाके में अंतहीन साजिशों और लगातार सतर्कता से थका हुआ उसका दिमाग आखिरकार तीव्र थकान के लक्षण दिखाने लगा। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए उसने दोनों के ऊपर कंबल खींचने के लिए एक पल लिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह आराम से सो गई है, फिर खुद को आराम करने दिया। पहली बार ऐसा लगा जैसे अनंत काल में यूनचे का शरीर थकावट के आगे झुक गया। वह पीछे की ओर झुका, उसका सिर उसके बगल में टिका हुआ था और लगभग तुरंत ही सो गया। शायद ये सब कुछ की पराकाष्ठा थी, उसकी अथक योजना, दुश्मनों से घिरे होने का हमेशा मौजूद खतरा और चीजों को उसके जटिल डिजाइनों के अनुसार होने की अत्यधिक राहत। अंत में उसकी थकावट ने जीत हासिल की, जिससे उसे गहरी अविचलित विश्राम का एक दुर्लभ क्षण मिला। यूनचे को पता नहीं था कि जैसे ही उसकी सांसें स्थिर हुई और उसकी चेतना फीकी पड़ गई, उसके भीतर बसा संसार का दर्पण मन मन चमक उठा।
एक नर्म सुनहरी रोशनी कुछ देर के लिए टिमटिमाई, जिसने कमरे को कुछ पल के लिए रोशन किया और फिर गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। वाह वाह वाह! एक बच्चे की चीखें हवा में गूंज रही थीं, जो जीवन से भरपूर और जोरदार थी। कांपते हाथों ने नवजात शिशु को कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे छोड़ने से डर रहे हों। पूर्णविराम पूर्णविराम, एक एक पूर्णविराम 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 11। हा हा हा, मेरा युवान र, मेरा युवान र। एक नर्म कांपती हुई हंसी रोने के बीच से निकली, जो खुशी और प्यार से भरी हुई थी। भावनाओं से भरी आवाज में अनगिनत उम्मीदों और सपनों का भार था। मेरे युवान र, मेरे युवान र, तुम आखिरकार आ ही गए। उस आदमी की आवाज फट गई, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह अपनी बाहों में बच्चे को देखने लगा। उसके चेहरे पर खुशी और राहत का मिश्रण था, मानो स्वर्ग ने आखिरकार उसे आशीर्वाद दे दिया हो। मेरी आशा, मेरा सपना, आखिरकार मैं दूसरे रीजेंट्स की आंखों में देख सकता हूँ। उसकी हंसी हल्की हो गई, गर्व से रंगी हुई। आखिरकार मेरे बेटे, तुम मेरे पास हो, जो मेरी शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। उद्धरण चिन्ह युवान र, तुम मेरी युवान र हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह बच्चे के माथे को चूमने के लिए नीचे झुका था। उसका पूरा शरीर खुशी से चमक उठा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे बोझ टूटकर बिखर गए हों। बधाई हो भगवान पिता, बधाई हो मेरे प्रभु। उसके पीछे एक के बाद एक आवाजें गूंज रही थीं। उनके स्वर वास्तविक खुशी और राहत से भरे हुए थे। इतने लंबे समय के बाद उनके स्वामी को आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिल गया। ड्रीमवीवर किंगडम का भविष्य सुरक्षित था, लेकिन उस आदमी ने अपने सेवकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया उसकी बाहों में पल रहे नन्हे बच्चे में समा गई। मेरी युवान र, मेरी युवान र, उसने धीरे से दोहराया, मानो इस पल की वास्तविकता में खुद को स्थापित कर रहा हो। उसकी खुशी लहरों में बह रही थी, बेलगाम और शुद्ध, जबकि आंसू बहते रहे। पूर्णविराम पूर्णविराम, युनचे ने अपने आप को जगाया। उसे अपने करीब एक कोमल शरीर की गर्माहट महसूस हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने पाया कि हुआ कैली पहले से ही जाग चुकी थी। उसका नाजुक चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। वह उसे देख रही थी, उसकी निगाहें कोमलता से भरी हुई थीं। युनचे आखिरकार जागता देख हुआ कैली के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। बड़े भाई यून, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में उसके स्नेह का भार था। आगे झुकते हुए उसने उसे धीरे से चूमा। उसकी भावनाएं बाहर निकल आईं। चुंबन गहरा होता गया और जल्द ही उनका जुनून एक बार फिर भड़क उठा। इसके बाद भावनाओं और लालसा की एक और लड़ाई हुई, वर्चस्व के लिए एक खतरनाक लड़ाई जो युनचे के विजयी होने के साथ समाप्त हुई। हुआ कैली, उनका शरीर उनकी साझा तीव्रता से थक गया था, अंततः फिर से सो गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि और संतुष्टि का भाव था। युनचे हालांकि अपने भीतर की बेचैनी को दूर नहीं कर सका। उसका हाथ हल्के से हुआ कैली के कंधे पर टिका हुआ था और उसका मन उस अजीब सपने की ओर चला गया जो उसने अभी अभी देखा था। अभी क्या हुआ था? उसने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। सपने के टुकड़े उसकी यादों में कौंध गए। एक नवजात शिशु के रूप में मेंगजियान युवान की छवियां, दिव्य रीजेंट मेंग कोंगचन की आवाज, जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए अत्यधिक खुशी भर गया था। सपने में भावनाएं इतनी ज्वलंत, इतनी वास्तविक थीं, मानो युनचे ने उन्हें खुद जिया हो। मैं ऐसा सपना क्यों देखूंगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी छाती में उलझन बढ़ गई। दृश्य समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी यह इतना परिचित लग रहा था, मानो यह उसके भीतर दबी किसी चीज को पुकार रहा हो। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मेंग कोंगचन को पिता कहा था, या फिर यह सिर्फ थकावट थी जो उसके दिमाग पर छा रही थी और अजीबोगरीब ज्वलंत कल्पनाएं जगा रही थी? युनचे ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उस विचार को दूर कर दिया। जो भी हो, एक सपना तो बस एक सपना ही होता है। अंत में उसने इसे अपने दिमाग के पीछे छोड़ने का फैसला किया। ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामले थे। प्योरलैंड मीटिंग का टूर्नामेंट आ रहा है और टुकड़े पहले से ही अपनी जगह पर आ रहे हैं। उसकी आत्मा की गहराई में, आकाश विश मोती की दुनिया के अंदर, युनचे की आवाज एक चिढ़ाने वाली लय के साथ गूंजी। उद्धरण चिन्ह लिटिल लीसू, मेरे प्रदर्शन के बारे में तुम क्या सोचते हो? मोती के गर्भगृह की चमकती हुई धुंध के बीच आराम कर रही लीसू की अलौकिक आकृति ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मैं क्या सोचती हूँ? तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो। अगर मुझे बेहतर पता न होता तो मैं मान लेती कि तुम सच में
कोमचन के बेटे हो, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज में थोड़ी सी चिढ़ाने वाली लेकिन थोड़ी सी झल्लाहट भी थी। यून चे ने मुस्कुराते हुए कहा, स्पष्ट रूप से अविचलित, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था, मैं कभी भी काम का आधा अधूरा नहीं करता। लीसू ने आह भरी, अपनी बाहें मोड़ते हुए उसे देखा। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसने पूछा, उसका स्वर वास्तविक जिज्ञासा में बदल गया। अब तक सब कुछ युनचे की सावधानीपूर्वक योजनाओं के अनुसार ही हुआ था। क्या ये रसातल के लोगों द्वारा उसकी योजनाओं को नोटिस न करने के कारण था या केवल भाग्य के कारण, यह कोई भी अनुमान लगा सकता था, लेकिन वो परिणामों से इनकार नहीं कर सकती थी। फिर भी उसके अगले कदम ने उसे उत्सुक कर दिया। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। बेशक, मैं प्योरलैंड मीटिंग के टूर्नामेंट में शामिल होऊंगा, युनचे ने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल गई। ये सब योजना का हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह। लीसू ने नाजुक भौं उठाए, उसकी अभिव्यक्ति संदेहपूर्ण हो गई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप जीत नहीं पाएंगे, आप जानते हैं, उसने ईमानदारी से कहा, उसकी आवाज में चिंता और सावधानी दोनों झलक रही थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नंबर 1 विजेता बनने के लिए लड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मुझे बस पर्याप्त जीतने की जरूरत है, युनचे ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। उसकी अभिव्यक्ति में शरारत का एक संकेत था जो जिज्ञासा को भड़काने वाला लग रहा था। लीसू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा क्यों? उसने पूछा, अपनी आवाज में बढ़ती झुंझलाहट को छिपाने में असमर्थ। यून चे के टालमटोल वाले स्पष्टीकरण हमेशा उसे परेशान करते थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया। वह जानना चाहती थी कि वह क्या साजिश रच रहा था। पूर्ण विराम। हा, अच्छी लड़की, यूनचे ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई क्योंकि उसे उसकी चिड़चिड़ाहट का आनंद आ रहा था। लीसू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने उसे तीखी नजर से देखा। ये देखकर यूनचे ने जल्दी से अपना गला साफ किया। उसका चंचल व्यवहार गायब हो गया और गंभीरता उसके चेहरे पर छा गई। एहम, उसकी आवाज धीमी हो गई और उसकी आंखों में एक गन्नापूर्ण चमक आ गई। हर किसी की खुशी के चरम पर, आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर मैं, मेंग जियानेवान, किसी अन्य दिव्य साम्राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा गलती से बुरी तरह से घायल हो गया, या इससे भी बदतर? उद्धरण। लीसू की अभिव्यक्ति जम गई। उसका अलौकिक शरीर स्थिर हो गया क्योंकि उसके शब्दों के निहितार्थ उसके अंदर समा गए। यूनचे की आंखें, जो कभी गर्म और शरारती थीं, अब एक भयावह धार के साथ चमक रही थीं, ठंडी और अधिक। योजना के अगले भाग का समय आ गया है, यूनचे ने धीमी और निर्णायक आवाज में कहा। चूंकि अब तक सब कुछ उसी के अनुसार हुआ है, इसलिए अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके चारों ओर की हवा काली होती गई। उसके दृढ़ संकल्प का वजन आकाशीय जहर मोती के शांत अभयारण्य के भीतर भी महसूस किया जा सकता था। उसका शांत बाहरी रूप अंदर के उभरते तूफान को छुपाता था, एक ऐसा तूफान जो उथल पुथल का वादा करता था। उसकी योजना का सबसे कठिन हिस्सा पीछे छूट चुका था। अब कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उसे अगले कदम को अंजाम देने से नहीं रोक सकता था। कुछ नहीं। उस दिन बाद में मेंग परिवार अपने निवास पर लौट आया। हाल की घटनाओं के बाद उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। हुआ फूचेन अपनी प्यारी बेटी को लेने के लिए कुछ ही देर बाद पहुंच गया। हुआ कैली गुलाबी गालों और आंखों में चमकती खुशी के साथ मेंग निवास से बाहर निकली। उसकी खुशी उसे देखने वाले हर किसी को दिखाई दे रही थी। मेंग निवास पर वापस आकर आगामी प्योरलैंड मीटिंग टूर्नामेंट के लिए लाइनअप को अंतिम रूप देने का समय आ गया था, जो अब सिर्फ 2 दिन दूर है। हवा में उत्सुकता का माहौल था क्योंकि मेंग कोमचन ने अपने सबसे प्रतिभाशाली साधकों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया था। युआन एर इस बार जियानिक्सी आगे रहेगी, उसके बाद जियानजे। मेंग कोमचन ने प्रतिभागियों को एक एक करके सूचीबद्ध करना शुरू किया। उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक नाम का महत्व था। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी असाधारण प्रतिभा और ताकत के लिए चुना गया था। ये साधक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हर एक ने कम से कम दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के पहले चरण को प्राप्त किया था, एक ऐसा क्षेत्र जो उनकी पीढ़ी में महारत के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। उनमें से मेंग जियानिक्सी, पूर्व दिव्य पुत्र, सबसे मजबूत के रूप में उभरा। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया। जब से मेंग जियानिक्सी ने यूनचे के सामने समर्पण किया था, मेंग जियानजे ने भी उसका अनुसरण किया था, चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। अगर यूनचे उसे दाईं ओर जाने के लिए कहता, तो वह बाईं ओर जाने की हिम्मत नहीं करता।
अगर युनचे उसे कुछ करने के लिए कहता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा कर लेता। आखिरकार भावी शासक के साथ गठबंधन करना उसके खिलाफ खड़े होने से कहीं बेहतर था। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास सभी लोग हैं, मेन कोंगचन ने घोषणा की। चुने हुए प्रतिभागियों की सूची समाप्त करते समय उनका आधिकारिक स्वर अंतिम था। आमतौर पर यह कार्य उनके अधीनस्थों को सौंपा जाता था, लेकिन चूंकि युनचे ने व्यक्तिगत रूप से इस बार टीम में शामिल होने का अनुरोध किया था, इसलिए मेन कोंगचन ने सुनिश्चित किया कि लाइनअप सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और कोई भी आपत्ति नहीं उठाएगा। भले ही युनचे 6 मौलिक शक्तियों का स्वामी था, फिर भी उसकी साधना दिव्य गुरु क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी, जो इस विशिष्ट प्रतियोगिता के मानक से बहुत नीचे थी। सामान्य परिस्थितियों में उसके शामिल होने का व्यापक विरोध होता। आखिरकार यह कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं था, ये शुद्ध भूमि बैठक थी। फिर भी इस बार किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। ड्रीमवीवर के दिव्य पुत्र के रूप में युनचे की स्थिति का बहुत महत्व था। चाहे वे निजी तौर पर कुछ भी सोचते हों, उनके पास पूर्ण विराम चुपचाप उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे अपने पिता के पसंदीदा बेटे नहीं थे। आखिरकार उनमें से कुछ ने कड़वाहट से सोचा, हालांकि कोई भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सका। लड़ाई का दिन आने में अभी भी समय है। जियानिक्सी, जियानजे, चूंकि तुम दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हो, तो क्यों न तुम युआनरा को बाहर ले जाकर ताज़ी हवा खिलाओ। मेन कोंगचन की नज़रें नर्म पड़ गईं जब उसने अपने दोनों बेटों को देखा। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह एक अवसर था जो वह उन्हें दे रहा था, अतीत की दरारों को ठीक करने का एक मौका। हाँ भगवान पिता, दोनों ने गंभीरता से उत्तर दिया। उनकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। वे जानते थे कि उनके पिता के अनुरोध का वास्तव में क्या मतलब था। युनचे का उनके साथ जुड़ना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, यह विश्वास और एकजुटता बनाने के बारे में था। मेन जियानिक्सी आगे बढ़ा, उसका व्यवहार संयमित लेकिन थोड़ा विनम्र था। भाई युआन, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। हालांकि मैं शुद्ध भूमि को परी कैली जितना नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प जगहें दिखाने के लिए यहाँ कई बार चुका हूँ। उद्धरण, ठीक है भाई युआन, हम आपको मार्गदर्शन देंगे। मेन जियानजे ने चावल पर चोंच मारते हुए मुर्गी की तरह उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा। उसका उत्साह लगभग हास्यास्पद था, लेकिन उसके स्वर में ईमानदारी स्पष्ट थी। युन चे के साथ अपने बेटों को जाते हुए देखकर मेन कोंगचन चुपचाप घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, उसकी निगाहें उनके पीछे हटते हुए आकृतियों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक दुर्लभ कोमलता झलक रही थी। एक क्षण के लिए एक दिव्य प्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेदारियों का बोझ फीका पड़ गया और उसकी जगह एक साधारण इच्छा ने ले ली, शांति की इच्छा कि ऐसे दिन हमेशा के लिए बने रहें। काश यह शाश्वत हो पाता, उसने अपने आप से कहा। उसके होठों पर एक मधुर कड़वी मुस्कान तैर गई। अध्याय 10 अध्याय 2130 पहली मुलाकात। यह शाश्वत शुद्ध उद्यान है। इसके भीतर दुर्लभ और सुंदर फूल खिलते हैं जो कभी भी रसातल की धूल से दूषित नहीं हुए हैं, मेन जियानिक्सी ने समझाया। उनकी आवाज़ में एक ऐसी श्रद्धा भरी हुई थी जो उनके आसपास की प्राचीन सुंदरता से मेल खाती थी। पूर्ण विराम, और वहाँ पर वह चांदनी क्रिस्टल झरना है, मेन जियानजे ने कहा, एक झिलमिलाते पुल की ओर इशारा करते हुए जो शुद्ध भूमि की अलौकिक रोशनी की नर्म चमक को प्रतिबिंबित करता था। एक के बाद एक दोनों भाइयों ने बारी बारी से युनचे को शुद्ध भूमि के विभिन्न चमत्कारों से परिचित कराया। उनका उत्साह वास्तविक था, उनकी दुनिया की बेदाग सुंदरता पर उनका गर्व उनके द्वारा बोले गए हर शब्द में स्पष्ट था। बदले में युनचे ध्यान से सुना, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से भरी हुई थी क्योंकि उसने सिर हिलाया और कभी कभी सवाल पूछे। जो कुछ भी उन्होंने बताया उसमें रुचि दिखाई। फिर भी अंदर ही अंदर युनचे अपनी व्यंग भरी मुस्कान को दबाए बिना नहीं रह सका। कैली ने उसे पहले ही यह सब दिखा दिया था और उससे भी कहीं ज्यादा। शुद्ध भूमि का हर कोना, जिसे मेन जियानिक्सी और मेन जियानजे ने इतनी उत्सुकता से पेश किया था, पहले से ही उसकी यादों में अंकित हो चुका था। उसके लिए धन्यवाद। फिर भी युनचे के पास उन्हें बताने का साहस नहीं था। अपनी दुनिया पर उनका गर्व, उसे मार्गदर्शन देने के उनके प्रयास और पिछली गलतियों की भरपाई करने का उनका दृढ़ संकल्प, ये सब बहुत स्पष्ट था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह हल्के में खारिज कर सकता था। जैसे जैसे वे अपना दौरा जारी रखते गए, युनचे ने चारों ओर नजर घुमाई, शुद्ध भूमि की बेदाग भव्यता पर आश्चर्यचकित होते हुए।
भले ही ये दृश्य रसातल धूल से मुक्त दुनिया में साधारण रहे हों, लेकिन यहाँ वे खजाने थे। रसातल धूल के भ्रष्टाचार से अछूता एक साधारण फूल एक स्वर्गीय आभा बिखेर रहा था। शुद्ध पानी से बहने वाली एक छोटी सी धारा तरल रत्नों की तरह चमक रही थी। यहाँ तक कि हवा भी हल्की, मुक्त महसूस हुई, इस आश्रय के बाहर रसातल की घुटन भरी धुंध से बिल्कुल अलग। शुद्ध भूमि की अलौकिक रोशनी में धीरे धीरे लहराते जंगली फूलों के समुद्र के बीच युनचे और दो मेन भाइयों ने अपने कदम रोक दिए। फूलों के जीवंत रंगों ने परिदृश्य को एक लुभावनी सरणी में चित्रित किया, फिर भी युनचे का दिल एक बहुत ही अलग कारण से धड़क रहा था। दूरी पर फूलों के बीच एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। युनचे की सांस रुक गई, उसकी छाती में दर्द होने लगा और उसकी नज़र उस पर टिक गई। वह वही थी, उसकी बेटी, वह बेटी जिसे वह पुकार नहीं सकता था, वह जिसके पास वह नहीं पहुंच सकता था। वह दागदार चेहरे वाली ड्रैगन लड़की है, मेंग जियानिक्सी ने सहजता से टिप्पणी की, जिससे युनचे की मधोशी की स्थिति टूट गई। उसकी आवाज में कोई दुर्भावना नहीं थी, वह सिर्फ एक तथ्य बता रहा था, लेकिन युनचे के लिए ये शब्द एक ब्लेड की तरह चुभ गए। दागदार चेहरा, उसकी जी युवा ड्रैगन लड़की ने अपना सिर घुमाया, उसकी सुस्त लेकिन तीखी आंखें उन तीनों को स्कैन कर रही थीं। एक क्षण के लिए उसकी नज़र युनचे पर पड़ी और उसके भीतर भावनाओं की एक धार बह निकली। दर्द, भ्रम, लालसा, सब कुछ मिश्रित और उदासीनता के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था जिसे उसने कवच की तरह पहना था। फिर भी उसके हाव भाव ने कुछ भी नहीं बताया, उसकी आंखें ठंडी और दूर रहीं। योजक चिन्ह, बिना कुछ कहे वह मुड़ी और चली गई। उसके कदम हल्के थे, फिर भी एक अधिक अकेलेपन से भरे हुए थे जो युनचे की आत्मा पर वार कर रहा था। उसका छोटा शरीर धीरे धीरे फूलों के अंतहीन विस्तार में गायब हो गया, उसके पीछे केवल एक खोखला सन्नाटा रह गया। युनचे अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था, उसका हाथ अनजाने में ही एक कसी हुई मुट्ठी में कस गया था। उसकी छाती में जबरदस्त दर्द उसे खा जाने की धमकी दे रहा था। वह वहीं थी, इतनी नज़दीक फिर भी इतनी दूर। भाई युआन, क्या सब ठीक है? मेंग जियानज़े की आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी। उसके स्वर में चिंता थी क्योंकि उसने युनचे की अकड़न भय मुद्रा को देखा था। पूर्ण विराम, हाँ मैं ठीक हूँ, युनचे ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने के लिए मजबूर करते हुए। लेकिन उसकी मुट्ठी थोड़ी कांप उठी, जिससे सच्चाई का पता चल गया। वह अपनी नज़र उस दिशा से हटा नहीं सका जहाँ वह गायब हो गई थी। उसके दिल में दर्द और भी गहरा होता जा रहा था। आह! एक चौंका देने वाली आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी जब एक व्यक्ति अनाड़ीपन से उनकी ओर बढ़ा, हाथ नाटकीय ढंग से लहराते हुए। फूलों का कितना सुंदर समुद्र है, आदमी ने कहा, फूलों के एक टुकड़े पर ठोकर खाकर और अजीब तरह से उनके पैरों पर गिर गया। उसने शर्मिंदगी से देखा, अपने लबादे से धूल झाड़ते हुए। ओह, आह, नमस्ते, उसने कहा। उसका लहजा बहुत ही सहज था, अपनी स्पष्ट बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। पूर्ण विराम। युनचे और दोनों मेंग भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे। तीनों को ये बात बहुत स्पष्ट रूप से पता थी कि यह आदमी उन पर यूं ही अचानक नहीं आया था, वह हमेशा से ही आसपास छिपा हुआ था, शायद हिम्मत जुटाकर उनके पास आ रहा था। युवक ने जल्दी से अपने आप को सीधा किया, उसका व्यवहार अजीब और प्यारा दोनों था। मैं हूँ लॉन्ग वांगचू, आपसे मिलकर खुशी हुई, भाइयों, उसने कहा। उसके शब्द एक झिझक भरे सवाल में बदल गए क्योंकि उसने बारी बारी से उन सभी की ओर देखा। युनचे की तीखी नज़रें नर्म पड़ गईं जब उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले का युवा स्वामी स्पष्ट रूप से अपनी गहराई से बाहर था, उसकी बहादुरी उसकी अनिश्चितता को मुश्किल से छिपा पा रही थी। दूसरी ओर मेंग जियानिक्सी और मेंग जियानज़े कम खुश थे। जियानिक्सी ने अपनी बाहें ऊपर उठाई, अपनी बाहें क्रॉस की, जबकि जियानज़े ने धीरे से कहा, वह क्या चाहता है? दोनों ड्रैगन लॉर्ड को खारिज करने और दूर जाने के लिए तैयार लग रहे थे, तभी युनचे ने आगे बढ़कर उन्हें चौंका दिया। लॉन्ग वांगचू, क्या ये है? चलो, हम तुम्हें ऊपर ले चलते हैं। युनचे ने हाथ बढ़ाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन दयालु थी। युवा ड्रैगन ने पलकें झपकाईं, स्पष्ट रूप से इशारे से चौंक गया, लेकिन जल्दी से युनचे का हाथ पकड़ लिया और खुद को सीधा होने दिया। युनचे को अभी भी याद है कि मेंग जियानिक्सी ने उसे पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के बारे में क्या बताया था। कबीले के स्वामी ने युनशी को गोद लिया था और सभी खातों के अनुसार ड्रैगन के बीच उसकी रहने की स्थिति अच्छी थी। ड्रैगन उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और अब जब यह युवा ड्रैगन स्वामी उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो युनचे ने खुद से सोचा, क्यों नहीं? युचे,
उसने हल्के से सिर हिलाकर अपना नाम बताते हुए सरलता से कहा, पूर्णविराम पूर्णविराम। आह, तुम ड्रीमवीवर दिव्य पुत्र हो, मेंग जियानेयुआन। लॉन्ग वांगचू ने कहा, उसकी आंखें अचानक एहसास के रूप में चौड़ी हो गईं। फिर भी उसकी अत्यधिक नाटकीय प्रतिक्रिया और कठोर व्यवहार ने उसके कृत्य को दर्दनाक रूप से स्पष्ट कर दिया। युनचे ने अपनी भौं उठाए, उसकी निगाहें स्थिर थीं, लेकिन पढ़ने लायक नहीं थीं। हाँ, वह मैं ही हूँ, उसने जवाब दिया। उसका स्वर शांत और संतुलित था। अजीब तनाव को देखते हुए मेंग जियानिक्सी आगे बढ़ा, उसका स्वर दृढ़ लेकिन विनम्र था। मेंग जियानिक्सी, उसने अपना परिचय संक्षिप्तता से दिया। 1-5 दूसरे को देखा। और मेंग जियानजे, छोटे भाई ने कहा, उसकी आवाज में हल्का फुल्का मनोरंजन था। दोनों भाइयों ने एक और चुपचाप यूचे के नेतृत्व का पालन करने का फैसला किया। अगर उनका भाई इस युवा ड्रैगन लॉर्ड का मनोरंजन करने के लिए तैयार था, तो उन्हें भी वही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। लॉन्ग वांगचू ने घबराहट में अपने सिर के पीछे खुजलाया। उसे स्पष्ट रूप से राहत मिली कि मेंग भाइयों ने उसे टाला नहीं था। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। सच में, उसकी ईमानदारी उसके अनाड़ी व्यवहार में झलक रही थी, और खुद के बावजूद मेंग भाई थोड़ा नर्म पड़ गए। तो भाई युआन, क्या मेरा कृत्य वास्तव में इतना बुरा था? लॉन्ग वांगचू ने युनचे से पूछा जब वे फूलों के जीवन समुद्र में टहल रहे थे। इससे पहले कि युनचे अपना मुंह खोल पाता, दोनों मेंग भाइयों ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाज दृढ़ और निडर थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। उनके जवाब की तीखी प्रतिक्रिया कुछ देर तक हवा में रही। फिर लॉन्ग वांगचू ने एक कड़वी हंसी निकाली और अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मुझे लगता है कि यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बुरा था, है न? उसकी हंसी हल्की थी, लेकिन उसके लहजे में आत्महीनता का संकेत था। ईमानदारी से, मुझे लगा कि मेरा अभिनय अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। पूर्णविराम पूर्णविराम पूर्णविराम। बिल्कुल भी नहीं, मेंग जियानिक्सी ने अपनी बाहों को पार करते हुए सूखी टिप्पणी की। तुम बिना किसी कारण के ठोकर खा गए। तुम्हारे शब्द हर जगह थे, और ऐसा लग रहा था जैसे तुम हमें देखते ही जमीन में रेंगना चाहते थे। मेंग जियानजे ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो मैं कहता कि तुम मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। लॉन्ग वांगचू ने उनकी क्रूर आलोचना पर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, लेकिन नाराज नहीं हुआ। ठीक है, मुझे लगता है कि यह उचित है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है न? मुझे बस खुशी है कि मैं आप सभी से बात करने में कामयाब रहा। उसकी निगाहें युनचे की ओर मुड़ गईं, उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक थी। युनचे ने चुपचाप उसका अध्ययन किया, उसके सहज व्यवहार और बेबाक शब्दों को ध्यान से देखा। लॉन्ग वांगचू में कुछ सच्चाई थी, एक ईमानदारी जो षड्यंत्रकारी और घमंड से भरे दिव्य बच्चों में दुर्लभ थी। वह उतना भोला नहीं है जितना वह होने का दिखावा करता है, युनचे ने सोचा। वह बस एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है जो उसके पक्ष में नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। तुम पूरे दिन यहाँ बाहर रहे हो, है न? दूसरों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो? युनचे ने आखिरकार पूछा, उसका स्वर शांत लेकिन बोधगम्य था। लॉन्ग वांगचू के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अंदाजा पूर्णविराम पूर्णविराम लगा सकते हैं कि यह कैसे हुआ। उनमें से ज्यादातर ने तो मुझे एक पल का भी समय नहीं दिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दिव्य पुत्र के स्तर के नहीं हैं, मेंग जियानिक्सी ने स्पष्ट रूप से कहा। ड्रैगन कबीले के पास कोई सच्चा भगवान नहीं है, और उस स्तर की शक्ति के बिना वे आपको। वह वाक्य पूरा किए बिना ही चुप हो गया, हालांकि निहितार्थ स्पष्ट था। लॉन्ग वांगचू को कठोर वास्तविकता से कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता है, ड्रैगन कबीले के दिन गिने हुए हैं। यह कोई रहस्य नहीं है। दिव्य साम्राज्यों के बीच खड़े होने वाले सच्चे ईश्वर के बिना हम बस अतीत के अवशेष हैं, जो पुरानी महिमा से चिपके हुए हैं। यदि आप ये जानते हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं? युनचे ने पूछा, उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। लॉन्ग वांगचू रुक गया, क्षितिज की ओर देखते हुए जहाँ सूर्य ने पवित्र भूमि को सुनहरी रोशनी से नहलाया था। क्योंकि 11 ही ड्रैगन कबीले का अंत अपरिहार्य हो, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। जब तक मैं अभी भी खड़ा रह सकता हूँ, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा कि हमें याद रखा जाए। उसके शब्द शांत लेकिन दृढ़ थे। अपनी बेटी के रहने वाले पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक युनचे ने ड्रैगन कबीले के बारे में लॉन्ग वांगचू से बातचीत की,
और अपने घर की मानसिक छवियां बनाते हुए सूक्ष्मता से जानकारी एकत्रित की। लॉर्ड वांगचू ने जो कुछ बताया उससे न बैककोर्चे को ये समझ में आ गया कि ड्रैगन लॉर्ड अपने बेटे लॉर्ड वांगचू और अपनी दत्तक बेटी युनशी से बहुत प्यार करता था। युनचे की अपनी बेटी। इस रहस्योद्घाटन ने युनचे के दिल में राहत और गर्मजोशी की एक झलक ला दी। कम से कम वे उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसने कसम खाई थी कि अगर उसकी बेटी के साथ सही व्यवहार किया गया तो वह किसी भी तरह की दयालुता का 1000 गुना बदला चुकाएगा। और जहां तक वह बता सकता था, ड्रैगन कबीले की युनशी के प्रति देखभाल सच्ची थी। समय आएगा, मैं ड्रैगन की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। युनचे ने चुपचाप संकल्प लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। समूह की बातचीत विभिन्न विषयों पर घूमती रही। स्वर धीरे धीरे हल्का फुल्का होता गया। लॉर्ड वांगचू की शुरुआती घबराहट बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल आ गया था जो दिव्य साम्राज्यों में दुर्लभ था। युनचे के लिए यह अनौपचारिक बातचीत सिर्फ एक दोस्ताना आदान प्रदान से कहीं ज्यादा थी। यह उसकी बड़ी योजना का एक और हिस्सा था जो सही जगह पर आ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, समूह अंततः अलग हो गया और प्रत्येक व्यक्ति आगामी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अपने निवास पर लौट आया। प्रतिभागियों की सूची पहले से ही शुद्ध भूमि बैठक प्रतियोगिता की देखरेख करने वाले उच्च पुजारियों को सौंप दी गई थी और उत्सुकता हवा में छाई हुई थी। अलविदा भाई युआन, भाई जियानिक्सी, भाई जियानजे। मैं आपको प्रतियोगिता में देखूंगा, युवा ड्रैगन लॉर्ड ने जाने से पहले विनम्रता से झुकते हुए कहा। युन चे ने भी सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी लेकिन उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा था। तब तक भाई वांगचू, उसने विनम्रता से कहा। ड्रैगन लॉर्ड को दूर से पीछे हटते देख युनचे ने मेन जियानिक्सी और मेन जियानजे की ओर रुख किया। चलो वापस चलते हैं, उसने सरलता से कहा और तीनों ड्रीमवीवर निवास की ओर चल पड़े। जैसे जैसे दिन ढलता गया, पवित्र भूमि एक अलौकिक चांदी की रोशनी में नहाती गई। युनचे अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़ा था, परिदृश्य को देख रहा था। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उसने जो योजनाएं बड़ी मेहनत से बनाई थी, वे धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही थी। वह दिव्य साम्राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर सकता था। उसने जो बीज सावधानी से बोए थे, वे अंकुरित होने लगे थे। और अब जब प्रतियोगिता बस एक दिन दूर थी, तो उसकी योजना का अगला चरण सामने आने वाला था। युनचे की आंखें अंधेरे में ठंडी चमक रही थीं। जब तक ये सब खत्म होगा, दिव्य साम्राज्यों की नाजुक एकता टूटे हुए कांच के अलावा कुछ नहीं रह जाएगी। जैसे ही शुद्ध भूमि पर भोर हुई, पिछले कुछ दिनों से जो तनाव था वह उबलने के बिंदु पर पहुंच गया। प्रत्येक दिव्य साम्राज्य और पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के प्रतिभागियों की सूची के साथ पर्यवेक्षकों ने पहले दौर के लिए मैचअप को अंतिम रूप दिया था। घोषणा जल्दी से फैल गई और हर समूह मैचअप की समीक्षा करने के लिए इकट्ठा हुआ। जब युनचे ने अपनी पर्ची पर नाम देखा तो उसने हल्की सी आह भरी। मेन जियानयुआन बनाम लॉन्ग किंग फैंग। तो पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के साथ मेरा भाग्य अंततः अपरिहार्य है। इस नाम ने युनचे में कई तरह की भावनाएं जगाईं। लॉन्ग किंग फैंग, जैसा कि उसने अपने पिता मेन कोंगचन और अपने भाइयों मेन जियानिक्सी और मेन जियानजे से सीखा था, ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे होनहार प्रतिभाओं में से एक था। हालांकि उसका साधना स्तर कई दिव्य पुत्रों और पुत्रियों से कम था, फिर भी उसकी उम्र के हिसाब से सम्मानजनक था। तथ्य यह है कि युनचे को अपने पहले ही मैच में पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के एक सदस्य का सामना करना पड़ा। ये लगभग ऐसा था जैसे कि भाग्य ने इसे तय किया था। जैसे ही युन आचे ने पर्ची पर लिखे नाम पर अपनी उंगली फिराई, वह इस मैच के महत्व को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। ड्रैगन्स ने अनजाने में उसकी बेटी युनशी को अपने में से एक मान लिया था और उसके साथ अपने ही परिवार की तरह व्यवहार किया था। जबकि उसके दिल में कृतज्ञता उमड़ रही थी, उसकी योजनाएं और इस प्रतियोगिता के दांव ने मान की कि वह अपनी बेटी के नए परिवार से जुड़े कबीले के खिलाफ भी कुछ न छिपाए। भाई युआन, मेन जियानिक्सी की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया, एक निष्पक्ष शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए। मैचों को साधना के स्तर के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। दिव्य पुत्र और दिव्य पुत्रियां उम्र और अनुभव में बहुत भिन्न होती हैं, इसलिए पर्यवेक्षकों ने पहले दौर के लिए प्रतिभागियों को उनके वर्तमान शक्ति स्तरों के अनुसार मिलान किया। मेन जियानजे ने आगे बताया, अगर आप जीतते हैं तो आप विजेताओं के समूह में चले जाते हैं और वही लड़ते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आप हारने वालों के समूह में चले जाते हैं। 2 हार
और आप पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। युनचे ने स्पष्टीकरण समझ में आते ही सिर हिलाया। तो यह एक डबल एलिमिनेशन प्रारूप है, उसने सोचा। उसके विचार थोड़े समय के लिए अनंत स्वर्ग क्षेत्र में बहुत पहले हुई प्रतियोगिता की ओर चले गए। समानता ने उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान ला दी, हालांकि यहाँ दांव कहीं अधिक थे। इस बार मैं एक भी गलत कदम नहीं उठा सकता। इसके साथ ही युनचे ने पूरी सूची पढ़ी, क्योंकि कई मैच एक ही समय पर शुरू होने वाले हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। वह तब तक किसी को भी देखने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उसका मैच जल्दी समाप्त न हो जाए। जल्द ही कई नाम उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। युनचे ने जब मुकाबलों की सूची देखी तो उसका हाव भाव तटस्थ रहा, लेकिन उसका दिमाग गणना कर रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में कई लड़ाइयां होंगी, जिसका मतलब है कि जब तक उसका मैच जल्दी खत्म नहीं हो जाता, उसे दूसरों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। एक मुकाबले ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के मेंग जियानेक्सी बनाम उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के पान बेंज़हुओ न चे की नज़र कुछ देर के लिए रुकी। मेंग जियानजे ने युनचे के सामने झुककर खुद को वफादार साबित कर दिया था, लेकिन पान बेंज़ुओ अपनी धूर्त चालों के लिए जाना जाता था। यह मेंग जियानजी की दबाव में डटे रहने की क्षमता की परीक्षा होने वाली थी। तभी उसकी नज़र एक और नाम पर पड़ी। पैट्रिक ड्रैगन देव वंश के लांगशी बनाम स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य के हुआ कैली। युनचे का दिल घबरा गया। मेरी बेटी कैली के खिलाफ विडंबना ये थी कि वह बेबसी से नहीं डरता था। उसके पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकता था। वे दोनों अपने अपने तरीके से मजबूत हैं। मैं केवल उन पर भरोसा कर सकता हूं कि वे गरिमा के साथ लड़ेंगे। उन्होंने अपनी बेचैनी को दबा दिया और पढ़ना जारी रखा। अनंत रात्रि के शेन वई बनाम असीम दिव्य साम्राज्य के डियान जियुजी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। डियान जियुजी, तुम आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हो जो तुम्हारी सज्जनता के मुखौटे से प्रभावित नहीं होगा। उसने दिव्य पुत्र की संभावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, हालांकि लड़ाई बहुत कड़ी होने का वादा करती थी। अंत में एक और परिचित नाम ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के पान बुवान बनाम चंद्रमा और सितारा दिव्य साम्राज्य के जयान यू। युनचे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं तुम कितनी दूर तक आ गए हो मेरे शिष्य। जैसे ही उसने पर्ची मोड़ी, उसने देखा कि मैचअप कितनी सावधानी से व्यवस्थित किए गए थे। प्रत्येक जोड़ी ताकत के संतुलन को दर्शाती थी, जिससे प्रत्येक प्रतिभागी को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिलता था। उनके खेती के स्तर सूचीबद्ध थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि शुरुआती चरणों में कोई भी अनुचित रूप से अधिक मेल नहीं खाता था। दिव्य गुरु क्षेत्र के चौथे स्तर पर युनचे का मुकाबला छठे स्तर के दिव्य गुरु क्षेत्र साधक लॉन्ग किंगफेंग से था। किंगफेंग वास्तव में उसका मुकाबला सबसे अनुकूल था जिसे टूर्नामेंट आयोजक युनचे के लिए व्यवस्थित कर सकते थे। लॉन्ग छठे स्तर के दिव्य गुरु होने के बावजूद टूर्नामेंट प्रतिभागियों में दूसरे सबसे कम साधना वाले थे। मनुष्यों की तुलना में ड्रैगन्स की धीमी वृद्धि के बावजूद शुद्ध भूमि रसातल में सबसे असाधारण प्रतिभाओं के लिए एकत्रित होने का स्थान थी। प्रत्येक दिव्य साम्राज्य और ड्रैगन कबीले ने अपने बेहतरीन योद्धाओं को इस महत्वपूर्ण बैठक में लाया था। भले ही पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले ने अपने प्रतिभागियों को सावधानी से चुना था, फिर भी उनकी सामूहिक शक्ति दिव्य साम्राज्यों से कमतर थी। ड्रैगन शारीरिक रूप से दुर्जय होने के बावजूद हमेशा खेती की गति में पिछड़ जाते थे, जिससे वे इस क्षेत्र में वंचित रह जाते थे। बेशक अपवाद युनचे की बेटी थी, जो पहले ही दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, एक ऐसी उपलब्धि जिसने उसे ड्रैगनों में निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत बना दिया। उसकी नज़र फिर से टूर्नामेंट सूची की ओर गई। युनशी और हुआ कैली के नामों पर टिकी रही। दोनों दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर थे और सिद्धांत रूप में उनका मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। फिर भी युनचे जानता था कि उसकी बेटी की युद्ध क्षमता उसके साधना स्तर से कहीं ज्यादा है। शी को जीतना चाहिए, उसने खुद से कहा, हालांकि उसके सीने में बेचैनी की एक झलक अभी भी बनी हुई थी। अपनी बेटी को हुआ कैली से लड़ते देखना कड़वा मीठा अनुभव होगा। उसे युनशी की ताकत पर भरोसा था, लेकिन टकराव के बारे में सोचकर गर्व और शांत दुख का मिश्रण आया। पान बुवान की ओर ध्यान देते हुए युनचे का आत्मविश्वास दृढ़ हो गया। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लक्ष्यों के साथ हारना उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। वह वही करेगा जो करने की जरूरत है। युनचे के होठों पर एक हल्की जानकार मुस्कान उभर आई। पान बुवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं,
और युनचे का मार्गदर्शन ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था कि वह इस टूर्नामेंट में कुछ भी पीछे न छोड़े। लेकिन जब युनचे की नज़र शेन वुई के नाम पर पड़ी तो उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। ज़िया किंगयुए शेन वुई का मुकाबला पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी डियान जियूजी से हुआ। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 8वें स्तर पर डियान जियूजी की शक्ति ने लगभग सभी को बौना बना दिया। फिर भी युनचे की चिंता केवल लड़ाई के लिए नहीं थी। उसने मुझे देखा है, उसने सोचा, उसके मन में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। उसे देखा होगा, लेकिन उसकी आभा नहीं बदली है, पहचान या भ्रम का जरा सा भी निशान नहीं। ज़िया किंगयुए जिसे वह जानता था, उसे इतनी आसानी से अनदेखा नहीं करेगी। किसी भी भावना से रहित उसका शांत व्यवहार उसे अंदर तक झकझोर गया। उसके बारे में कुछ ठीक नहीं था और वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ और चल रहा था। नहीं, युनचे ने निश्चय किया, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। मैं इसे संयोग पर नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी मुठियां भींच ली, उसका संकल्प दृढ़ हो गया। वह अपनी लड़ाई जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देगा और ज़िया किंगयुए के मैच को देखने के लिए निकल जाएगा। उसके कारण जो भी हो, उसे अपनी आंखों से उनकी पुष्टि करनी थी।